फ्रेंड्स, हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। फिर कहीं दिल ने महसूस किया था, एक दफ़ा फिर से जिंदा ये हुआ था। नज़र जो आया तो जीना आया, नज़र से फिर क्यों तू गुम हो गया पल में ही। मुस्कान ने गाने को बंद करते हुए झल्लाते हुए बोली, तू बिल्कुल पागल है अरमान। अरमान जो कार ड्राइव कर रहा था उसकी ओर एक बार देखते हुए पूछा, क्यों भला? मुस्कान ने उसे घूरते हुए कहा, हम सब जानते हैं तुझे अभी भी उस पागल सिरफिरी लड़की का इंतजार है। अरमान उसकी ओर देखकर मुस्कुराया पर कोई जवाब नहीं दिया। मुस्कान झल्लाते हुए बोली, 1 साल से ज़्यादा हो गए उसके गए हुए। अब तक तो एक बच्चे की माँ भी बन चुकी होगी वो, और तू अभी तक उसका इंतजार कर रहा है? गधा है तू। अरमान चुप रहा। मुस्कान फिर बोली, अच्छा बता, अगर वो अचानक तुझे मिल जाए, उसका पति उसके साथ हो और गोद में एक बच्चा हो, तो तब क्या करेगा? यही गाना गाएगा कि तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है? अरमान उसके गाने के स्टाइल पर हंस पड़ा। फिर जवाब देता हुआ बोला, नहीं मुस्कान, मैं उसे बस इतना पूछूंगा कि वो खुश है कि नहीं। मुस्कान मुंह बनाती हुई बोली, पिटाई खाने का इरादा है क्या? उसका पति साथ में होगा। अरमान ने सर झटका फिर बोला, नहीं पूछूंगा, पर उसे देखकर समझ जाऊंगा कि वो खुश है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं उसे सुरक्षित देखना चाहता हूँ। वो अपने पति के साथ होगी, खुश होगी, तो मैं अपने रास्ते निकल पड़ूंगा। मुस्कान बोली, तू बिल्कुल पागल है अरमान। सिर्फ इसलिए उसे याद करता है, उसका इंतजार करता है कि वो सुरक्षित है कि नहीं, देखना है तुझे। अरे अब आगे भी बढ़, ना जाने कितनी खूबसूरत लड़कियां तेरी राह देख रही हैं। अरमान बोला, बस एक बार उससे मिल लूँ मुस्कान। तू जानती है मैं उसे अभी भी अपनी पत्नी मानता हूँ, शादी हो चुकी थी हमारी। मुस्कान उसके बात को पूरा करने से पहले बोल पड़ी, उसने उससे शादी कर ली होगी जिसे वो चाहती थी, जिसके लिए तुझे धोखा दिया। अरमान बोला, मुझे धोखा नहीं दिया, भागना उसकी मजबूरी थी। मुस्कान बोली, एक ही बात है, चाहे किसी वजह से भागी हो, पर तुझे उसने धोखा ही दिया। और अरमान बोल पड़ा, छोड़ ना मुस्कान इस बात को, मुझे लगता है वो किसी मुसीबत में हो सकती है। क्योंकि ऐसे केसेस में कभी कभी ऐसा होता है, अगर सब ठीक है तो वो अपने पापा के पास लौट कर आती, पर वो नहीं आई। तू बता क्यों? मुस्कान बोली, तेरा उसके साथ शादी हो चुका था, प्रूफ है तेरे पास, इसलिए डर रही होगी। अरमान ने सर हिलाया और बाहर देखता हुआ बोला, हो सकता है, पर मुझे जानती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। छोड़ इस बात को। अरमान और मुस्कान 2 दिन के लिए मुंबई से 200 किलोमीटर दूर कैंप में गए थे। उनका काम खत्म हो गया था और आज रात वो वापस लौट रहे थे। अरमान कार चलाता हुआ एक घाटी पार करता हुआ अंधेरी काली रात की ओर देखता हुआ उन यादों में खो गया जिसने उसके जीवन को तहस नहस कर दिया था, और वो उन यादों को भुला ही नहीं पाया था। 3 साल पहले सभी इंटर्न नर्स स्टेशन पर इकट्ठा हुए थे। वो अपने सीनियर डॉक्टर मलिक का इंतजार कर रहे थे, जो उनको आज की छुट्टी देने वाले थे। अरमान वहां आया और उन इंटर्न की ओर नजरें फिराया जो ऐसे खड़े थे मानो उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अरमान को डॉक्टर कीर्ति की बात याद आई, जिसने पहले ही अरमान को आगाह किया था कि इस बार के इंटर्न बहुत ही शैतान हैं, इसलिए उन्हें सख्त से सख्त ड्यूटी दी जाए जिससे वे काम में बिजी रहें। उसने अपना गला खंखारा और गंभीर स्वर में कहा, हेलो इंटर्न। नैना उसकी तरफ देखकर फुसफुसाई, हाय कितना हैंडसम है। प्रिया फुसफुसाई, और कितना हॉट है। डॉक्टर युवराज अपनी कोहनी से नैना को हौले से धक्का मारते हुए फुसफुसाया, सोचना भी मत, जान दे दूंगा अपनी। अरमान जो उनकी बातें सुन रहा था सख्त आवाज में बोला, डॉक्टर नैना, डॉक्टर प्रिया और डॉक्टर मोहित, कैंसर वार्ड की ड्यूटी आपकी। डॉक्टर सोहम और डॉक्टर सुनैना, वार्डन वार्ड। डॉक्टर युवराज, कोलोन वार्ड। युवराज ने आश्चर्य से पूछा, मैं अकेला? डॉक्टर अरमान ने सर हिलाया और कहा, और आपकी ड्यूटी अभी से शाम तक है। युवराज बोला, पर सर। अरमान उसकी बात खत्म होने से पहले ही बोल पड़ा, रात 9 बजे तक। नैना फुसफुसाई, कुछ बोलेगा तो टाइम बढ़ता जाएगा तेरा, चुप रह। युवराज सकपकाए नज़र से अरमान को देखा और तुरंत अपनी ड्यूटी जाने को मुड़ गया। अरमान मन ही मन मुस्कुराया और अब उसकी नज़र
उस इंटर्न पर गई जो अपने मोबाइल में बिजी थी। ये देखकर अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाया, और आप मोहतरमा, आपको क्या पता नहीं कि यहाँ मोबाइल नहीं लाए जा। उस लड़की ने मोबाइल छुपाते हुए अपनी नर्वस नज़रें उठाई और हकलाती हुई बोली, सॉरी सर, सॉरी। पर तब तक अरमान की आवाज़ गले तक ही रह गई थी और नज़रें उस लड़की पर जम गई थी। उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। उसकी लंबी स्लिम फिगर अरमान को विक्टोरिया मॉडल की याद दिला गई। उसके काले घने रेशम से बाल, जिन्हें उसने खुला छोड़ रखा था, गहरे भूरे रंग की बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और घनी काली पलकें, सुतुआ नाक, गाल पर एक हल्का सा डिम्पल, पतले गुलाबी होठ, वो परफेक्ट थी, एकदम परफेक्ट। लगता था भगवान जी ने फुर्सत में उसे बनाया था। डॉक्टर अरमान, डॉक्टर कीर्ति ने आपको अपने केबिन में बुलाया है। सिस्टर की आवाज़ सुनते ही अरमान इस जहां में लौट आया। वो जाने के लिए मुड़ा, पर उस लड़की की ओर देखता हुआ गंभीर आवाज़ में कहा, मोबाइल नहीं दिखनी चाहिए आपसे, और आपकी ओपीडी में ड्यूटी है। सारा दिन अरमान के जेहन में वो लड़की घूमती रही। अगले दिन जब वो ड्यूटी देने आया तो उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि उसे अपने चैन नहीं खोना था। पर इंटर्न्स के जाने के बाद उसके दिल ने ये इच्छा बार बार जाहिर की कि काश एक बार उसे देख लेता। अगले दिन उसने जानबूझकर उसे चिल्ड्रन वार्ड को ड्यूटी दी, क्योंकि उसके खुद की ड्यूटी वहीं थी। पर उसे आश्चर्य लगा कि उस लड़की ने एक बार भी उससे कुछ पूछने या बात करने की कोशिश नहीं की। अरमान जानता था लड़कियां उससे दोस्ती करने के लिए मरती हैं, पर वो किसी को भाव नहीं देता था, क्योंकि उसे लगता था उसके लिए कोई खास होगी। पर पहली बार में जिसे देखकर उसका दिल धड़का, वो तो ऐसे अपना काम कर रही थी मानो एक कठपुतली हो और अरमान का आदेश मान रही हो। अपने काम के सिवा उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं था, और ड्यूटी खत्म होते ही वो चली गई, पर साथ में अरमान का दिल भी ले गई। दिन और महीने बीतते गए, पर अरमान की बात जहाँ थी वहीं अटकी रह गई। वो खुद स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और लड़कियों से खुद आगे बढ़कर दोस्ती नहीं करता था। कुछ लड़कियां उसकी दोस्त थीं, जिसमें मुस्कान, अंजलि, निकिता थी, पर ये सब उसके स्कूल की दोस्त थी, इसलिए अरमान उनसे काफ़ी घुला मिला था। पर इसके आगे वो कभी किसी लड़की की ओर दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता था। अरमान ने ये नोटिस किया था कि जब वो फ्री टाइम में कैंटीन में रहता तो अन इंटर्न डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर नैना और बाकी लड़कियां कभी कभी खुद आकर उससे बात करती थीं, और वो भी स्टडी संबंधी प्रश्नों को पूछने के बहाने। पर उनके ग्रुप में वो लड़की हरदम गायब रहती थी, रिद्धिमा। हाँ, रिद्धिमा ही नाम था उसका। कितना प्यारा सा नाम था। अरमान मन ही मन कितनी बार ये नाम दोहरा चुका था। तो रिद्धिमा कभी भी अन इंटर्न के ग्रुप में नहीं रहती थी, और कभी रहती भी तो उनके साथ अरमान से बातें करने नहीं आती। कैंटीन के एक कोने में बैठकर कहीं किसी और दुनिया में गुम रहती थी। एक दिन जब अरमान कैंटीन में बैठा था, नैना आई और बोली, सर आज हमें टेबल पर ज्वाइन कीजिए ना प्लीज़, आज डॉक्टर युवराज का बर्थडे है। अरमान ने कहा, तो डॉक्टर युवराज को आना चाहिए था ना यहाँ। नैना बोली, सॉरी सर, वो उधर बैठा देख रहा है, पर आने से डरता है। आपने पहले दिन से ही उसे सबसे मुश्किल ड्यूटी दी है ना। हम सब डॉक्टर कीर्ति से डरते हैं, और वो आपसे। नैना की बात पर अरमान हंस पड़ा और वहीं से चिल्लाया, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर युवराज। युवराज तुरंत उठ खड़ा हुआ और सर झुकाता हुआ बोला, सर प्लीज़ हमें ज्वाइन करें। नैना चिल्लाई, अरे इडियट, सर के पसंदीदा चीज़ों का ऑर्डर कर, और हम तब तक हमारे और सभी सीनियर को बुलाते हैं। डॉक्टर युवराज के पार्टी में अरमान के दोस्त और सीनियर डॉक्टर, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर मुस्कान, डॉक्टर निकिता, डॉक्टर अभिमन्यु, डॉक्टर अंजलि और डॉक्टर अतुल ने ज्वाइन किया। पार्टी चल रही थी, तभी मुस्कान बोली, मुझे लगता है एक इंटर्न यहाँ नहीं है, कोई प्रॉब्लम है क्या। नैना बोली, नहीं डॉक्टर मुस्कान, वो असल में हमारे साथ रहना पसंद नहीं करती है। राहुल बोला, पिछले हफ्ते मेरे साथ ड्यूटी थी उसकी, शायद ही मैंने उसे बात करते सुना, केवल यस सर नो सर से काम चला रही थी। अंजलि बोली, हाँ मैंने भी नोटिस किया ये बात, पर अपना काम ठीक से करती है वो, और हमें यही चाहिए। उस दिन बात वहीं ख़त्म हो गई, क्योंकि सबकी ड्यूटी थी। पर अरमान और भी कुछ जानना चाहता था उसके बारे में, पर किसी से पूछना उसके लिए संभव नहीं था। और एक दिन उसे पता चला कि ये लड़की तो उसके ही हॉस्पिटल के एचओडी डॉक्टर शशांक की बेटी है। ये जानकर वो जितना खुश हुआ उससे ज़्यादा उत्सुक हुआ रिद्धिमा के बारे में जानने को। पर उसके कुछ दिन बाद उसे सिंगापुर में एक कोर्स के लिए चांस मिला और वो चला गया।
6-7 महीने बाद जब वो वापस आया तो इंटर्न जा चुके थे, क्योंकि इंटर्नशिप 1 ही साल की होती है। वो उन इंटर्न को याद कर बहुत बुरा महसूस कर रहा था और विशेषकर रितिमा को मिस कर रहा था, क्योंकि सिंगापुर जाने के बाद भी उसे भुला नहीं पाया था और आज तक वो उसको उसके दिलो दिमाग में छाई थी। अरमान के जीवन का सबसे खूबसूरत और बेस्ट दिन वो था जिस दिन अचानक से डॉक्टर शशांक उनके घर आ पहुंचे। डॉक्टर अरमान के दिल में डॉक्टर शशांक के लिए बहुत इज्जत थी। उनका गंभीर स्वभाव, काम करने का तरीका, सबसे प्यार और इज्जत से बातें करना, सब कुछ अरमान को पसंद था और उसका सपना था डॉक्टर शशांक जैसा बनने। पर जब से उसे पता चला था रिद्धिमा उनकी बेटी है, एक अलग ही भावना दिल में घर कर गई थी। कभी कभी उसे लगता कि किसी बहाने वह उनके घर पहुंचे और रिद्धिमा की एक झलक पा जाए, पर यह संभव नहीं था क्योंकि डॉक्टर शशांक थोड़ी रिजर्व टाइप इंसान थे और अरमान को पता था वह घर पर किसी को नहीं बुलाते थे। पहले तो अरमान कुछ और ही सोचता था, पर अब उसे लगता था शायद इतनी खूबसूरत लड़की का पिता होने के कारण डॉक्टर शशांक किसी का घर आना पसंद नहीं करते। ये स्वाभाविक भी था कि रिद्धिमा पर किसी का भी दिल आ जाए। पर एक दिन जब डॉक्टर शशांक उसे केबिन में बुलाकर उसके पिता का नंबर मांगते हुए बात करने की इच्छा जाहिर की तो वो चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसी क्या बात है जो डॉक्टर शशांक उसके पापा बलविंदर से बात करना चाहते हैं, पर वो उनसे पूछने की गुस्ताखी नहीं कर पाया। उसके बाद कुछ दिन बीत गए। अरमान हॉस्पिटल में बहुत बिजी था, पर घर में वो कुछ परिवर्तन देख रहा था। वैसे तो उसके मम्मा अनन्या और पापा उससे बहुत खुले मिले थे और हर चीज़ दोस्त की तरह शेयर करते थे, पर आजकल ना जाने क्यों हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर शशांक के बारे में जानने को बड़े उत्सुक रहते थे। अरमान को समझ नहीं आता था कि पापा मम्मा को डॉक्टर शशांक के बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों है, पर पूछने पर वे बस मुस्कुरा देते। अनन्या ने एक बार पूछा भी था कि डॉक्टर शशांक की बेटी क्या उस हॉस्पिटल में ही थी, तो अरमान चौंकते हुए पूछा था कि उसके बारे में उन्हें कैसे पता चला, तो बलविंदर ने उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए मुस्कुराकर कहा था, हर चीज़ की जानकारी रखनी पड़ती है बेटा, वैसे कैसी है देखने में। अरमान के आंखों के सामने रिद्धिमा का खूबसूरत चेहरा घूम गया था और वो किसी और दुनिया में खो गया था। उसका ध्यान तब टूटा जब अनन्या हंसते हुए बोली थी, लगता है मेरा बेटा किसी और दुनिया में है। अरमान सर झटकते हुए शर्मीली मुस्कान के साथ बोला था, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। और उस दिन उसे लगा कि वो इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान है जब डॉक्टर शशांक अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उसके घर आ पहुंचे। उस दिन रविवार था और अरमान अपनी हॉबी पेंटिंग बनाने में खोया हुआ था। तभी किसी गाड़ी का हॉर्न सुनकर उसने बालकनी से देखा और उसके हाथ से ब्रश गिर गया। वो दौड़ता हुआ बाहर आया, पर तब तक मम्मा और पापा उनके स्वागत के लिए पहुंच चुके थे और डॉक्टर शशांक से ऐसे बात कर रहे थे मानो उनकी कितने दिनों से पहचान थी। अरमान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर डॉक्टर शशांक से उसके पेरेंट्स की इतनी जान पहचान कब हुई, क्योंकि उसे इनमें से किसी ने नहीं बताया था कि डॉक्टर शशांक उसके घर इससे पहले भी आ चुके थे। डॉक्टर शशांक कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद अरमान की तरफ मुखातिब हुए और पूछा, डॉक्टर अरमान, मैं आपके माता पिता से पहले मिल चुका हूँ और जो पूछना था पूछ लिया है, पर आपसे पूछना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। मुझे लगता है आप डॉक्टर रितिमा से हॉस्पिटल में मिल चुके हैं, वो पिछले साल इंटर्न थी। अरमान ने सर हिलाया, पर समझ नहीं पाया कि डॉक्टर शशांक उसे क्यों पूछ रहे हैं। डॉक्टर शशांक उसकी ओर देखते हुए कुछ गंभीर स्वर में बोले, और मुझे नहीं लगता उसने कभी आपसे बात की होगी। अरमान थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, सर मुझे लगता है वो बहुत रिजर्व है और इसमें कोई बुराई नहीं है। डॉक्टर शशांक उसके जवाब पर मुस्कुरा पड़े और कहा, किसी की बुराई को छुपाना भी आपसे कोई सीखे। वैसे वो पहले बहुत ज़्यादा मिलनसार थी, पर उसकी माँ की अचानक मृत्यु के बाद पता नहीं क्यों चुप सी हो गई और तब से मेरे साथ भी ज़्यादा नहीं बोलती है वो। अरमान को ये बात सुनकर दुख हुआ। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर डॉक्टर शशांक बोले, मैंने आपके मम्मा पापा से बात की थी, उन्हें नहीं लगता आप किसी लड़की को पसंद करते हैं। अरमान इस बात पर चौंक गया। डॉक्टर शशांक उसके पर्सनल मामले पर क्यों बोल रहे हैं, उसे समझ नहीं आया, पर वो चुप रहा। डॉक्टर शशांक ने चश्मा निकालकर उसके गिलास साफ किए, थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहे, क्या आपको रितिमा ठीक ठाक लगी है, अर्थात क्या वो आपको पसंद है। अरमान ये सुनकर दंग रह गया। उसके मुंह से किसी ने जैसे जवान ही निकाल दी थी। वो क्या सुन रहा है, ये तो ऐसा हुआ मानो किसी बच्चे ने आसमान का एक तारा मांगा था
और कोई उससे पूछे कि बेटा तुझे सारा आसमान दे दो, वो गूंगे की तरह शशांक का चेहरा देखने लगा। तभी बलविंदर बोल पड़े, डॉक्टर शशांक जी, आप इतना हिचक क्यों रहे हैं? और अरमान, तू चेहरा क्यों देख रहा है? सीधी सी बात है, डॉक्टर शशांक अपनी बेटी का रिश्ता तुझसे करना चाहते हैं। तूने उसे देखा है, बात की है, क्या तुझे वो पसंद है? अरमान की आंखों में जैसे ढेर सारे जुगनू एक साथ चमक उठे। वो क्या कहता, उसे तो लग रहा था ये पल यूं ही थम जाए और वो रितमा के सपनों में खो जाए। पर अब तक वो उसका सपना ही देखता आया था और आज वो पूरा होने वाला था और इसके लिए उसे हाँ कहना था। उसने सर झुकाते हुए हाँ में सिर हिलाया और डॉक्टर शशांक के पैर छू लिए और साथ ही मम्मा पापा के भी। डॉक्टर शशांक उसे आशीर्वाद देते हुए गदगद स्वर में बोले, इसे कहते हैं संस्कार। मुझे आपका बेटा बहुत पसंद है मिस्टर बलविंदर जी। मैं बहुत दिनों से उसे देख रहा हूँ और अपनी बेटी के लिए ऐसा लड़का ही चाहता था, पर डरता था कहीं अरमान को कोई और पसंद ना हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरमान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इतनी बड़ी खुशी उसे छुपाई नहीं छुप रही थी। मन कहीं पंख लगा के उड़ना चाहता था। उसे लग रहा था वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताए कि उसे वो हूर की परी मिल गई है जिसकी उसे चाह थी। उसका सपना पूरा होने जा रहा है। पर अचानक उसे रिद्धिमा का ध्यान आया और वो बोल पड़ा, सर मुझे लगता है एक बार रिद्धिमा से भी पूछ लेते तो। पर उनके बात खत्म होने से पहले ही अनन्या बोल पड़ी, तो उन्होंने पूछा नहीं होगा क्या? अरे बेटा, उससे बात करके ही आए होंगे ना शशांक जी। शशांक ने मुस्कुराकर हाँ कहा और कहा, मैं चाहता तो था कि वो आपसे मिल ले, पर वो इतनी शर्मीली है कि मना कर दिया। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में कितनी चुप रहती थी वो। अरमान ने हाँ में सिर हिलाया। अनन्या बोली, शर्माने की बात तो है शशांक जी, अरमान अब तक उसका सर था ना। बलविंदर हंसते हुए बोले, और बीवी ज़्यादा बोलने वाली हो तो पति पर शामत आ जाती है। अनन्या तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं देती। अनन्या आंखें दिखाते हुए बोली, कुछ तो शर्म कीजिए आप, कैसी बातें कर रहे हैं? बलविंदर ने कान पकड़े और बोले, अब तो ये हमारे समधी बनने वाले हैं अनन्या, इनसे शर्म कैसी? शशांक ने मुस्कुराते हुए कहा, बलविंदर जी, इस उम्र तक पत्नी साथ निभाए तो इससे बड़ी किस्मत कुछ नहीं है। मुझे देखिए, पद्मा कितने साल हो गए मुझे छोड़कर चली गई और रिद्धिमा तो इतना कम बोलती है कि सूना घर काटने को दौड़ता है। अनन्या बोली, मैं रिद्धिमा को इतना प्यार दूंगी कि वो फिर से चहकने लगेगी। शशांक भाई साहब, आप चिंता ना करें। अगले महीने दोनों की शादी थी, पर अरमान का बुरा हाल था। उसके लिए तो दिन काटे नहीं कट रहे थे। वो रिद्धिमा से मिलने को, उससे बातें करने को बेचैन था, पर शशांक सर की इजाज़त के बिना नहीं मिल सकता था और वो रिद्धिमा से मिलना चाहता है। ये बात किसी से कह भी नहीं सकता था, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मुस्कान ने शायद उसके दिल का हाल पढ़ लिया था, इसलिए उसे बार बार पूछती कि वो बात करे क्या। पर अरमान ना में सिर हिलाता था। मुस्कान ने एक दो बार रिद्धिमा को फ़ोन भी की, पर रिद्धिमा ने उसके साथ एक स्टूडेंट जैसे बात की। एक बार मुस्कान मोबाइल में रिद्धिमा का नंबर लगाकर अरमान को पकड़ा दिया, पर कुछ ज़्यादा सफलता हासिल नहीं हुई, क्योंकि अरमान खुद घबरा गया था और बस इतना ही पूछ पाया कि वो कैसी है। रिद्धिमा ने कहा वो ठीक है और थोड़ी बिजी है, तो अरमान ने सॉरी कहकर फ़ोन कट कर दिया। मुस्कान अरमान के पीठ पर मुक्का मारते हुए उसे इस दुनिया का सबसे बेवकूफ़ और डरपोक आशिक करार दे दिया। अनन्या और बलविंदर शादी के बारे में डिस्कस करने कई बार शशांक के घर जा चुके थे और रिद्धिमा की चुप्पी उन्हें परेशान करती थी। उस लड़की में जैसे कोई उमंग ही नहीं थी इस शादी को लेकर। शशांक के बुलाने पर वो आती, उनके पैर छूती और चुपचाप बैठ जाती। शशांक की ज़्यादा बातें करते थे। रिद्धिमा के वहाँ से जाने के बाद शशांक ने उन्हें बताया था कि मम्मा की मृत्यु के बाद रिद्धिमा में कोई उमंग बाकी नहीं रही, वो ऐसी ही बन गई है। ये सुनकर अनन्या का दिल भर आता है और वो सोचती है कि वो रिद्धिमा की मांग की कमी पूरा करने की कोशिश करेंगी। काफ़ी इंतजार के बाद वो दिन आ गया जब अरमान दूल्हा बनकर अपनी खूबसूरत दुल्हन को अपने घर लाने गया। विवाह के वक्त रस्मों को पूरा करते हुए वो चोर नज़रों से अपनी खूबसूरत दुल्हन को देख लेता था और सपनों के जाल बुनने लगता था। पर उसे ये पता था कि रिद्धिमा बहुत ही शर्मीली है, इसलिए खुद को बार बार यही समझा रहा था कि उसे पहले रिद्धिमा का दोस्त और सहारा बनना होगा, फिर अपने प्यार का इजहार कर सकता है। जब तक रिद्धिमा खुद उससे प्यार न करने लगे वो आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा ना हो कि रिद्धिमा उसे गलत समझ बैठे। सारे रीति रिवाज पूरा होने के बाद रिद्धिमा को साथ लाते वक्त उसका दिल बल्ले बल्ले कर रहा था, पर वो उसे छुपाने की नाकाम कोशिश करता रहा। अरमान के घर में आने के बाद भी कुछ रस्मों रिवाज थे, उन्हें दोनों को निभाना पड़ा।
इसी बीच अरमान के दोस्तों ने रिद्धिमा से बातें करने की कोशिश की, जिसका उसने बहुत ही संक्षिप्त उत्तर दिया। अरमान को लगा रिद्धिमा अपनी सीनियर्स के बीच खुद को शायद असहज महसूस कर रही है, इसलिए उसने अनन्या से कुछ बातें की और अनन्या रिद्धिमा को अरमान के कमरे में पहुंचाकर उसे आराम करने को कहकर चली गई, क्योंकि उन्हें भी शादी के घर में बहुत सारा काम था। देर रात जब अरमान अपने कमरे में आया तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। पहले तो अरमान को आश्चर्य लगा, फिर उसने सोचा रिद्धिमा जैसी लड़की के लिए ये सब अपनाना इतना आसान नहीं रहा होगा। अनजान लोगों के बीच होते हुए डर से शायद दरवाज़ा लॉक करके आराम करने लगी हूँ, बाद में खोलना भूल गई होगी और सो गई होगी। उसने दूसरे कमरे में सोने की सोची, क्योंकि वो खुद भी बहुत थका हुआ था। वो दूसरे कमरे में आकर बेड पर लेट गया और सोचने लगा कि कैसे रिद्धिमा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए और उसके दिल की थाह तक पहुंच जाए। और यही सब सोचते हुए उसे गहरी नींद लग गई। सुबह अनन्या डरी हुई आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा पापा और मम्मा दोनों वहाँ खड़े थे और दोनों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ रही थी। अनन्या के हाथ में एक पेपर था और उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसने वो पेपर झपट कर पढ़ना शुरू किया। अरमान, सॉरी, मैं जा रही हूँ। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर पापा ने अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया था। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और साथ निभाने की कसम खाई है। पापा की कसम मैं तोड़ नहीं सकती थी, इसलिए मैं किसी को कुछ बता नहीं पाई और उनकी जिद पूरी की। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसने कल रात फ़ोन पर मुझसे कहा है कि मैंने अपनी कसम ना निभाई तो वो अपनी जान दे देगा और मैं उसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। मुझे माफ़ कर देना। अरमान का ध्यान टूटा मुस्कान की बातों से। रिद्धिमा ने तेरे साथ जो किया बहुत गलत किया था, पर मुझे ज़्यादा गुस्सा डॉक्टर शशांक पर है, जो तुझे बलि का बकरा बनाया। और तू इस दुनिया का महान इंसान है। उनसे इसके लिए तुझे पूछना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अरमान एक उदास मुस्कान से के साथ बोला, हाँ मुस्कान, मैं भी पूछना चाहता था। मैं शायद चुप भी रहता, पर मेरे मम्मा पापा बहुत गुस्से में थे। पर उन्हें रिद्धिमा के बारे में इन्फॉर्म करते ही उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें हार्ट अटैक हुआ और बचने के चांसेस कम थे। तब मुझे सब कुछ भुलाकर उन्हें संभालना पड़ा। उनके होश में आने पर उन्होंने पापा को बताया कि रिद्धिमा गलत चक्कर में फंस गई है और वो उन्हें वहाँ से निकालना चाहते थे, पर उसे लाख समझाने पर भी वो नहीं समझी। इसलिए उन्होंने सोचा विवाह के बाद वो सुधर जाएगी और अरमान जैसे पति को पाकर सब भूल जाएगी। पर उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि रिद्धिमा इतना बड़ा कदम उठा सकती है। उनके कहने पर हमने पुलिस में रिपोर्ट किया, पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी और रिद्धिमा का कुछ पता नहीं चला। मुस्कान एक लंबी सांस छोड़कर बोली, पता नहीं मैं भी क्यों तुझे वो सब याद दिलाती हूँ और सब कुछ जानने को तुझे कुरेदती रहती हूँ। वैसे मैंने सुना है शशांक सर कहीं चले गए हैं। अरमान ने सर हिलाया और कहा, हाँ, सर ने जॉब छोड़ दी और अपने होम टाउन चले गए। मुस्कान बोली, क्या ये सच है कि उन्होंने सारी जायदाद तेरे नाम लिख दी? अरमान ने सर हिलाया और बोला, सच है। मैंने और पापा मम्मा ने बिल्कुल इनकार कर दिया था, पर उनका कहना था कि मैं अभी भी उनका दामाद हूँ और दामाद बेटा जैसा होता है। वो मुझे दिल से अपना बेटा मानते हैं, इसलिए ऐसा किया है। वैसे मैंने सोचा है रिद्धिमा वापस आ जाए तो उसे मैं सब लौटा दूंगा। उसका ही हक है ना इस पर? मुस्कान हाथ हिलाती हुई बोली, काहे का हक? जो बेटी अपने पापा की इज्जत खराब करे उसका कौन सा हक? तूने अब तक बहुत मनमानी की है, अब मैं आ गई हूँ, ये सब नहीं चलेगा और मैं तेरे लिए एक खूबसूरत लड़की ढूंढूंगी, उस चुड़ैल से भी खूबसूरत, और तेरी शादी कर दूंगी। अरमान हंस पड़ा और बोला, उसे चुड़ैल भी बोल रही है और खूबसूरत भी? पर एक बात कहूँ मुस्कान, तू यहाँ से जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था और राहुल तो देवदास ही बन गया था। अच्छा हुआ तू वापस। मुस्कान मुस्कुराकर बोली, हाँ, दद्दा की बीमारी के कारण मुझे चंडीगढ़ लौटना पड़ा था। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनकी डेथ के बाद इतने दिनों में मम्मा पापा को मना पाई कि वो यहाँ मुंबई में सेटल हो। अचानक मुस्कान की नज़र रास्ते की तरफ गई और वो चिल्ला उठी, संभालो अरमान। अरमान की नज़र रोड पर गई जहाँ कोई उसके कार की तरफ बेतहासा दौड़कर आ रहा था। अरमान ने ब्रेक दबाए, पर तब तक वो कार से टकरा चुका था और छिटक कर सड़क के किनारे गिर चुका था। अरमान और मुस्कान तुरंत उतरकर बाहर आए और उस स्थान पर पहुंचकर देखा वो इंसान खून से लथपथ औंधे मुंह पड़ा हुआ था, पर वो कोई लड़की थी जिसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढका गया था। रास्ते पर काफ़ी अंधेरा था। मुस्कान ने कहा, अरमान, जल्दी इसे हॉस्पिटल पहुंचाना है हमें। अरमान ने हाँ में सिर हिलाया और उस लड़की को अपनी बाहों में उठाते हुए कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। मुस्कान बोली,
ये जगह ठीक नहीं है अरमान, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए और इसे भी जल्दी अस्पताल पहुँचाना है। तू ड्राइव कर और फर्स्ट एड बॉक्स दे, मैं इसकी खून रोकने की कोशिश करती हूँ। अरमान ने हाँ में सिर हिलाते हुए मुस्कान को फर्स्ट एड बॉक्स देते हुए गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड में ले लिया। पर मुस्कान की हैरत भरी आवाज़ सुनते ही उसके ब्रेक लग गए। मुस्कान ने जैसे ही उसके चेहरे से बाल हटाए चौंकती बोली, अरे ये तो रिद्धिमा है। अरमान ने पीछे मुड़कर देखा और सन्न रह गया। रिद्धिमा की हालत देखकर उसके दिल में एक हुक सी उठी। रिद्धिमा के सर पर काफ़ी चोट लगी थी और खून लगातार बह रहा था, जिसे मुस्कान रोकने की कोशिश कर रही थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिसे वो इतना ढूंढ रहा था आज ऐसी हालत में मिलेगी। अरमान सोच में पड़ गया कि आखिर रिद्धिमा इस तरह उसकी कार की तरफ भागती हुई क्यों आ रही थी। पर तभी मुस्कान की आवाज़ से वो सोच की दुनिया से बाहर आया और गाड़ी की रफ्तार तेज कर दिया। मुस्कान उससे कह रही थी, जो सोचना है बाद में सोचियो अरमान, अभी इसे हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है, वरना इसकी जान का खतरा बन जाएगा। रिद्धिमा को धीरे धीरे होश आ रहा था और वो अपने चारों तरफ देखने की कोशिश कर रही थी। उसके सर, दाहिने हाथ और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था। उसने याद करने की कोशिश की कि वो कहाँ थी और उसके साथ क्या हुआ था, और पलक झपकते उसे सब याद आ गया। वो उस छोटे से गांव में कुछ महीनों से छुपी थी और वहाँ से निकलकर मुंबई अपने पापा के पास आने का उपाय सोच रही थी। पर उससे पहले ही विवेक और उसके आदमियों को उसके बारे में पता चल गया था और उन्होंने उसे घेर लिया था। वो किसी तरह उनसे बच निकली और रोड पर अंधाधुंध भागती जा रही थी। सामने से कोई कार आते देख उसने सोच लिया था कि विवेक के हाथों पड़ने से बेहतर है वो अपनी जान दे दे। वो कार से टक्कर खाकर गिर पड़ी थी और शायद बेहोश हो गई थी। पर अब वो कहाँ है? क्या विवेक के आदमी उसे यहाँ ले आए? वो ये सोचकर कांपने लगी कि अगर वो विवेक के हाथों आ गई तो वो उसे मरने नहीं देगा, क्योंकि वो उसे पागलों की तरह इस 1 साल से ढूंढ रहा है। उसने उसका सौदा किसी के साथ एक मोटी रकम के बदले कर चुका है और उसे अब अपने रकम के बदले रिद्धिमा ही चाहिए थी। उसके कानों में विवेक की बातें गूंजने लगी। तुम्हें मेरा असली बिजनेस नहीं पता रिद्धिमा डार्लिंग। मेरी कमाई का जरिया तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां हो, जिन्हें बेचने पर मुझे मुंह मांगी कीमत मिलती है। पर तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम पर दिल आ गया। सोचा वैसे भी डॉक्टर शशांक का दामाद बनूंगा तो करोड़ों का मालिक बनूंगा। पर तुम मेरा छोटा सा काम नहीं कर पाई, अपने पापा को इस शादी के लिए राजी नहीं कर पाई। पर घर से भागकर तुमने मेरा एक काम आसान कर दिया। अब मुझे तुमसे शादी करके क्यों बेकार में गले लटकाना है? तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मिल गई है मुझे। वो आदमी तो तुम्हारा फोटो देखकर तुम पर लट्टू हो गया और तुरंत 10 लाख एडवांस दे गए हैं। तुम्हें उसके हवाले करने पर ना जाने कितनी मोटी रकम मिलेगी मुझे। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो ऐसा हाल करूँगा कि खुद को आईने में देखने से डरोगी। हा हा हा। रिद्धिमा आतंक के स्वर में चिल्ला उठी, नहीं। तभी एक नर्स उसके पास आकर उसे संभालती हुई पूछी, मैम आप ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाऊं? रिद्धिमा उसकी ओर देखती हुई सहमी आवाज़ में पूछी, मैं कहाँ हूँ? उसने कहा, आप हॉस्पिटल में हैं मैम। उसने उसी तरह कांपती आवाज़ में पूछा, हॉस्पिटल? सिस्टर ने सर हिलाया और कहा, यस मैम, आपका 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था और आपके हाथ और पैर में 2 सर्जरी करनी पड़ी है। पर चिंता मत कीजिए, डॉक्टर शुभांकर ने कहा है आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर शुभांकर नाम सुनकर रिद्धिमा चौंक पड़ी। उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कौन सा हॉस्पिटल है ये? सिस्टर उसे मेडिसिन देते हुए बोली, संजीवनी। रिद्धिमा इतना सुनते ही कांप गई। उसके जेहन में पापा, दोस्त, अरमान सब घूम गए। उसने पूछा, मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, कोई मुझे ढूंढता हुआ आया था क्या? मुझे यहाँ किसने लाया? सिस्टर ने जवाब दिया, नहीं मैडम, आपके घर वालों को तो पता नहीं चला होगा। आपको तो हमारे हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर लेकर आए थे। जिसकी कार से आप टकराई थी वो हमारे हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर अरमान। रिद्धिमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरमान उसे यहाँ लेकर आया? वो अरमान जिसे उसने धोखा दिया था? वो बुदबुदाई, डॉक्टर अरमान? सिस्टर बोली, डॉक्टर अरमान और डॉक्टर मुस्कान कैंप से लौट रहे थे, तभी ये एक्सीडेंट हुआ। आपको वो जल्द से जल्द ले आए, पर आपका बहुत खून बह चुका था। आपके परिवार के बारे में भी उनको पता नहीं था कि सूचित करे थे। थैंक गॉड कि डॉक्टर अरमान और आपका ब्लड ग्रुप एक है, तो उन्होंने 2 बोतल खून दिया है आपको। रिद्धिमा के आंखों से आंसू बह निकले। वो बुदबुदाई, क्यों अरमान? मैंने तो तुम्हें धोखा दिया था। तुमने क्यों बचाया मुझे? और मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है, मरने देते। उसने दरवाजे पर कदमों की आहट सुनकर आंखें बंद कर ली। उसने ऐसा घिनौना काम किया था कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं थी।
उसके पापा का समाज में जो रुतबा था सब उसने बर्बाद कर दिया था। पता नहीं कैसे उस विवेक की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई थी वो। और जब आंखें खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने सुना कोई पूछ रहा था, सिस्टर मेरी पेशेंट कैसी है, आपने मेडिसिन दी ना? सिस्टर मुस्कुराकर बोली, जी डॉक्टर, मैंने मेडिसिन दी है, वो ठीक है बिल्कुल। हम अभी बातें कर रहे थे। डॉक्टर शुभांकर रिद्धिमा के पास आए और उसके बालों में हाथ फेरते बोले, कैसी हो रिद्धिमा? रिद्धिमा ने आंखें खोली पर इतने स्नेह भरे आवाज़ को सुनकर उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। डॉक्टर शुभांकर चिंतित स्वर में पूछे, कहीं दर्द हो रहा है क्या? रिद्धिमा ने ना में सिर हिलाया और आंखें बंद की। डॉक्टर शुभांकर ने उसका टेम्परेचर चेक किया और मेडिसिन वगैरह चेक करते हुए सिस्टर से बोले, अभी रिद्धिमा को आराम की सख्त ज़रूरत है। आपकी 12 घंटे की ड्यूटी है यहाँ, इसे अकेला मत छोड़ना। सिस्टर ने सर हिलाया। डॉक्टर शुभांकर ने एक बार रिद्धिमा की ओर देखा, फिर कहा, इनके चार्ट पेपर में डाइट लिखा है और कोई भी ज़रूरत हो मुझे तुरंत कॉल कीजिएगा। कहते हुए वो केबिन से निकल गए। रिद्धिमा पता नहीं कब तक सो गई थी। सिस्टर के बुलाने पर उसकी नींद टूटी, जो कह रही थी, काफ़ी समय हो गया आपको सोए हुए, अब उठ जाइए, आपको कुछ खाकर मेडिसिन लेनी है। रिद्धिमा सिस्टर का सहारा लेकर उठ बैठी। सिस्टर उसे खिलाते बोली, सर आए थे पर आपको सोता देखकर चले गए। रिद्धिमा ने पूछा, कौन सर? सिस्टर बोली, डॉक्टर अरमान। रिद्धिमा अरमान का नाम सुनते ही एक बार की कांप गई। तभी अरमान और मुस्कान अंदर आते दिखे। मुस्कान ने दरवाजे से ही पूछा, कैसी हो रिद्धिमा? रिद्धिमा नजरें झुकाते बोली, ठीक हूँ। अरमान के इशारे पर मुस्कान ने गला खखारा और बोली, आपको काफ़ी गहरा जख्म लगा है रिद्धिमा, इसलिए कुछ दिन यहाँ हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। पर आपके घर वाले माने आपके पति और जो भी हैं वो परेशान हो रहे होंगे, तो क्या आप उनका नंबर दे सकती हैं? रिद्धिमा ने सिहर कर उत्तर दिया, नहीं। मुस्कान और अरमान ने उसे आश्चर्य से देखा। रिद्धिमा खुद को संभालते हुए बोली, वो अभी इंडिया में नहीं है। मुस्कान बोली, पर किसी को तो आना पड़ेगा, आपकी ननद या देवर या कोई दोस्त। रिद्धिमा ने नाम में सर हिलाया और बोली, मैं खुद चली जाऊंगी। अरमान ने मुस्कान को इशारा किया कि बाहर चले जाए। दोनों बाहर आए तो अरमान ने कहा, मुझे लगता है बहुत डरी हुई है कि उसके पति या किसी के बारे में पता चले तो कुछ बुरा कर सकते हैं। मुस्कान बोली, हो सकता है अरमान, पर पता तो लगाना पड़ेगा ना। अरमान बोला, हमें उसे विश्वास में लेना होगा कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तभी वो बताएगी। मुस्कान ने हामी भरी और बोली, उसे समझना चाहिए 1 साल के बाद तुम इस झमेले में नहीं पड़ोगे। वैसे मेरी ड्यूटी है, बाद में मिलती हूँ। अरमान बोला, ठीक है मुस्कान, पर तुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी। मैं इसमें और किसी की मदद नहीं लेना चाहता, क्योंकि रिद्धिमा और असहज महसूस करेगी। मुस्कान उसके पीठ पर धौल जमाते हुए बोली, अभी भी कितनी फिक्र करता है उसका, पागल है तू। 2 हफ्ते बीत चुके थे। रिद्धिमा अब ठीक थी और सिस्टर की मदद से थोड़ा बहुत चल भी लेती थी। अरमान उसे रोज़ एक बार देखने आता था, पर मुस्कान के साथ, और मुस्कान ही उससे बात करती थी। अरमान चुपचाप खड़ा रहता था, पर एक दिन जब मुस्कान के बार बार पूछने पर भी रिद्धिमा अपने पति या किसी के बारे में नहीं बता रही थी, तो अरमान बोल पड़ा, देखो रिद्धिमा, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात का डर है कि मैं तुम्हारे पति या तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगा, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जो बीत गया उससे अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है, पर तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हो। हम तुम्हें रास्ते में तो छोड़ नहीं सकते, किसी को तो आना पड़ेगा तुम्हें लेने। रिद्धिमा खाली खाली नज़रों से अरमान की ओर एक बार देखा और नज़रें नीचे करके बैठी रही। मुस्कान, जो अपना धीरज खो चुकी थी, थोड़ी गुस्से से बोली, अरमान, मुझे लगता है पुलिस में इन्फॉर्म कर दें तो वो इसके परिवार को ढूंढ निकालेगी। पर यह सुनते ही रिद्धिमा अचानक कांपने लगी और पागलों की तरह चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्लीज़, मैं सब बता दूंगी, प्लीज़ किसी को मत बताना, मैं यहाँ हूँ, वरना वो लोग मुझे बर्बाद कर देंगे। प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम देना, मैं सब बताऊंगी। अरमान ने देखा वो पसीना पसीना हो रही थी। अचानक वो बेड से उतरी और भागने की कोशिश की और ज़मीन पर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था उस पर कोई दौरा पड़ा हो। अरमान दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसे बाहों से पकड़ता हुआ बोल उठा, शांत हो जाओ रिद्धिमा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे तुम यहाँ हो। पर रिद्धिमा बेहोश हो चुकी थी। मुस्कान ने आस्ते से पूछा, मैंने ऐसे क्या कह दिया अरमान? ये तो बिल्कुल पागल जैसा कर रही थी। अरमान रिद्धिमा को बाहों में उठाकर बेड पर सुलाता हुआ सिस्टर से बोला, सिस्टर, डॉक्टर शुभांकर को जल्दी इन्फॉर्म कीजिए। सिस्टर जाते ही अरमान बोला, जरूर, इसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा,
मुस्कान, इसलिए ये इतना डरी हुई है। हमें इसका और ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए पर रिद्धिमा से किसी ने कुछ नहीं पूछा। अरमान और मुस्कान आते और उसका हाल चाल पूछकर चले जाते, पर रिद्धिमा जानती थी वो काफ़ी ठीक है और उसे हॉस्पिटल से कुछ दिन में ही छुट्टी दे दी जाएगी और तब पता नहीं वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी। वो उस दिन को कोसती थी जब विवेक की बातों में आकर उसने अरमान का घर छोड़ा था। विवेक ने पहले से ही सब प्लान कर रखा था। उन्होंने तुरंत चेन्नई की फ्लाइट पकड़ी और विवेक उसे अपने गाँव ले आया। विवेक ने उसे कहा था कि कुछ दिन उन्हें वहाँ छुप कर रहना पड़ेगा क्योंकि उसके पापा या अरमान जरूर पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। उसने दिलासा दिया था कि सब कुछ सेटल होने के बाद वो रिद्धिमा के पापा को फ़ोन करके माफ़ी मांगेगा, पर उससे पहले वो रिद्धिमा से शादी करेगा। रिद्धिमा ने नर्वस होकर पूछा था, पापा मान जाएंगे ना विवेक? विवेक शातिर मुस्कान के साथ कहा था, कैसे नहीं मानेगा, एक ही लड़की है और कोई सहारा भी तो नहीं है तुम्हारे पापा का। विवेक की बातें रिद्धिमा को अच्छी नहीं लगी थी, पर वो उस समय चुप रही। उसने प्यार के जोश में ऐसा कदम उठा लिया, पर अब उसे बहुत डर लग रहा था और पापा की याद आ रही थी। विवेक उसके बाद कहीं चला गया था, पर उसकी अम्मा रिद्धिमा का बहुत ख्याल रखती थी। उसे देखकर रिद्धिमा को अपनी अम्मा की याद आती थी, पर रिद्धिमा ने नोटिस किया था कि कभी कभी वो रिद्धिमा से बातें करते करते बहुत बेचैन हो जाती थी और उठकर टहलने लगती थी। एक दिन उसने रिद्धिमा को अपने कमरे में बुलाया और बोली, बेटा कुछ खास बात है जो लगता है अब आपसे कहना जरूरी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। रिद्धिमा वहाँ बैठते हुए सर हिलाया तो एक तस्वीर दिखाते बोली, ये मेरी बेटी है। रिद्धिमा देखते हुए बोली, अरे वाह, काफ़ी खूबसूरत है। विवेक ने कभी नहीं बताया कि उसकी बहन भी है। वो फोटो रखते हुए बोली, 16 साल की थी जब मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। रिद्धिमा को ये सुनकर बुरा लगा। उसने सॉरी कहते हुए विवेक की अम्मा के हाथ को सहलाने लगी। वो औरत कुछ देर चुप रही, फिर रिद्धिमा की ओर देखते हुए पूछी, कब से जानती हो विवेक को? रिद्धिमा इस प्रश्न से चौंक गई और उत्तर दिया, यही 2-3 साल। वो औरत जिसका नाम लक्ष्मी था बोली, इतना समय तो काफ़ी होता है ना बेटी, किसी को जानने या पहचानने के लिए। रिद्धिमा उनकी बातों का मतलब नहीं समझी और उनका चेहरा देखने लगी। वो औरत बोल उठी, विवेक मेरा सौतेला बेटा है, अपना नहीं। मेरे पहले पति के डेथ के समय मेरी बेटी बहुत छोटी थी और मुझे कोई सहारा चाहिए था। मैं बिहार से हूँ, यहाँ की नहीं। विवेक के पिता वहाँ कोई बिजनेस करते थे, उससे मुझे प्यार हो गया और मैं अपने समाज, अपने लोगों को छोड़कर उसके साथ यहाँ आ गई और पता चला पहली बीवी से उसके एक बेटा है, पर मैंने विवेक को अपना बेटा ही मान लिया। कुछ दिनों बाद मुझे उसके बाप के असली धंधे का पता चला और मैं कांप गई। वो जिस्म फरोशी का धंधा करता था। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भागना चाहती थी, पर उसके बाप ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं भागने की कोशिश की या किसी को कुछ बताया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे अपनी बेटी के लिए चिंता थी, इसलिए मैंने उसे हॉस्टल भेज दिया और कभी घर नहीं आने देती थी। पर मेरा दुर्भाग्य है कि एक बार मैं बहुत बीमार पड़ी, तब वो घर आई। 16 साल की थी वो, 10वीं का एग्ज़ाम दिया था और ढेर सारे सपने थे आंखों में। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब विवेक के बाप उसे मेरे बहाने ले आया और अचानक वो गायब हो गई। मैं बिल्कुल पागल हो गई थी। पुलिस में भी गई, पर उन्होंने केस लेने से मना कर दिया। विवेक के बाप के पैर पकड़े, पर वो चुप था। मुझे पूरा शक था उसने मेरी फूल जैसी बेटी का सौदा कर दिया था। कुछ दिनों बाद मेरी मासूम बेटी की लाश मिली एक होटल के कमरे से। ना जाने कितने दरिंदों ने अपनी हवस मिटाई हो, कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। रिद्धिमा उन्हें संभालना भूलकर कांप रही थी। उसे ये सब विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कांपते स्वर में कहा, आंटी आप सच नहीं कह रहे। लक्ष्मी ने आंसू पोंछे बोली, तू बहुत भोली है रिद्धिमा, तुझे पता नहीं विवेक भी वही बिजनेस करता है। वो लड़कियों को उठाता है और बेच देता है। तू शायद उसे पसंद आ गई है इसलिए ले आया है, पर वो तेरे साथ शादी नहीं करेगा, अपनी प्यास बुझाएगा और फिर बेच देगा। अरे ये लोग अपनी माँ को नहीं छोड़ते हैं, तू तो पराई है बेटी। रिद्धिमा को लगा वो बेहोश हो जाएगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, पर उसे आंटी की बातों पर पूरा विश्वास भी नहीं हो रहा था। उसने सुना आंटी कह रही थी, मेरी बेटी का नाम रिद्धि था। जब तुझे देखा, तेरा नाम सुना, तेरा मासूम चेहरा मुझे उसकी याद दिला दी। मैं जानती हूँ मैंने अगर विवेक के धंधे में टांग अड़ाई तो वो मुझे मार देगा, पर तुझे देखकर खुद को रोक नहीं पाई। मैं चाहती हूँ कुछ अच्छा कर जाऊँ इस दुनिया से जाने से पहले। रिद्धिमा डरी हुई आवाज़ में बोली, हम पुलिस के पास चलते हैं आंटी। लक्ष्मी आंसू भरी आंखों से बोली, कितनी भोली है तू,
तुझे पता नहीं ये पुलिस विवेक से मिले हुए हैं, वरना इतना बड़ा धंधा इतनी आसानी से कैसे कर सकता है वो। रितमा असहाय भाव से बोली, अब मैं क्या करूँगी आंटी, प्लीज़ मुझे बचा लो। लक्ष्मी उसके बालों को सहलाते हुए बोली, मैं नहीं जानती तुझे बचा पाऊंगी कि नहीं, पर कोशिश ज़रूर करूंगी। मेरी बात सुन ध्यान से। मैं कुछ पैकेट्स दूंगी तुझे जिसमें बेहोशी की दवा है। कल विवेक वापस आ रहा है और मुझे पता है वो तुझे कल अपने साथ शादी करने के बहाने ले जाएगा और शादी नहीं करेगा। तुझे वो किसी होटल में ठहराएगा। तेरी बेबसी का फ़ायदा उठाकर या तो अपनी हवस पूरी करेगा या किसी और के हाथों सौंप देगा। जो भी हो, हिम्मत मत हारना और जिसके भी हाथ साथ हो उसे बातों में फुसलाकर ये दवाई उसके ड्रिंक्स में डाल देना और मौका मिलते ही भाग जाना। याद रखना, किसी तरह ये दवाई उसे खिलाना है जिससे वो बेहोश हो जाए। रितमा सुन रही थी पर उसके दिमाग में शायद कुछ भी नहीं जा रहा था। उसे बस पापा की याद आ रही थी और आंखों से आंसू बह जा रहे थे। लक्ष्मी प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए बोली, मैं जानती हूँ तेरे लिए कितना मुश्किल होगा ये सब, पर हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा बेटी। अपनी इज्जत और ज़िंदगी बचाने के लिए तुझे वो करना होगा जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं होगा। रितमा रोते हुए बोली, मैं कोशिश करूँगी आंटी, मुझे पापा के पास वापस जाना है। लक्ष्मी बोली, अगर तू किसी तरह उसके चंगुल से बच गई तो भूल कर भी मुंबई का रुख मत करना अभी बेटी। उसे भी पता है तू मुंबई जाने की कोशिश करेगी और उसके आदमी वहाँ चारों तरफ फैले हैं, वो ढूंढ निकालेगा। रितमा कांपते हुए बोली, मैं कहाँ जाऊँगी आंटी। लक्ष्मी बोली, मैंने उसका भी इंतजाम किया है, तू घबरा मत। ये कुछ पैसे रख और ये एक पता है मेरी बहन का, विवेक को इसके बारे में पता नहीं है। तू वहाँ जाकर छुप जाना, मैं उसे बता कर रखूँगी। वहाँ 1-2 महीने रहकर ही अपने पापा से कांटेक्ट करने की कोशिश करना और उन्हें कहना वो तुझे खुद आकर वहाँ से ले जाए। रितमा ने सर हिलाया और आंटी से लिपट गई और रोने लगी। लक्ष्मी उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली, भगवान तुझे सही सलामत अपने घर पहुँचा दे बेटा, और जिसे छोड़ आई है उससे माफ़ी मांग लेना, तुझे अपना लेगा। रितमा चौंकते हुए बोली, कौन। लक्ष्मी उसके सामने उसका मंगलसूत्र रखते हुए बोली, तू शादीशुदा है, इतना तुझे पता है। तूने ये मंगलसूत्र रखे थे ना टेबल पर, तो मैंने उठा कर रखे थे। अगर तेरा पति एक अच्छा इंसान है तो उसके पास लौट जाना बेटा, और इस मंगलसूत्र को कभी मत उतारना, शायद यही तुझे मुसीबत से बचा ले। उस रात रिद्धिमा आंटी के पास ही सोई और दोनों सारी रात बात करते रहे। रिद्धिमा ने आंटी को बताया कि वो किस तरह अरमान को छोड़कर शादी वाली रात के ही दिन विवेक के साथ भाग आई थी। वो अपने मम्मा और पापा के बारे में बताती रही और रोती रही। लक्ष्मी उसे हिम्मत दिलाती रही और बार बार उसे यही समझाती रही कि विवेक के सामने उससे ज़्यादा बात ना करे और नॉर्मल रहे। अगले दिन विवेक आ गया और बहुत ही उत्फुल्लित स्वर में बोला, रिद्धिमा जान, मैंने सब इंतजाम कर लिया, चलो मेरे साथ। पर रिद्धिमा के पैर मानो जम गए थे। उसने कांपते स्वर में पूछा, कहाँ। विवेक उसे अजीब निगाहों से घूरता बोला, हम शादी करेंगे ना, मैंने कोर्ट में अर्जी दी है और सारा इंतजाम कराया हूँ। रिद्धिमा की आवाज़ थरथराई, विवेक तुमने कहा था पापा को बताओगे। विवेक थोड़े रुष्ट स्वर में बोला, तुम्हें हो क्या गया है रिद्धिमा, अगर मैंने शादी से पहले उन्हें बताया तो पुलिस हमें पकड़ कर ले जाएगी और तुम्हें उस इंसान के हवाले कर देगी जिसके साथ तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी करवाई थी तुम्हारे पापा ने। चलो अब लेट मत करो। लक्ष्मी के इशारा करने पर कांपते टांगों से रिद्धिमा उठकर खड़ी हुई और फिर लक्ष्मी को असहाय नज़रों से देखती हुई पूछी, आंटी भी जाएंगी ना। विवेक झल्लाते बोला, इतना सवाल क्यों करती हो, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। अम्मा बाद में आएंगी, अभी चलो तुम। रितिमा समझ गई इससे ज़्यादा कुछ कहने से शायद विवेक को शक हो जाएगा। वो चुपचाप उठ खड़ी हुई और विवेक की कार में जाकर बैठी, पर उसे लग रहा था जैसे उसके बदन में जान ही नहीं है। विवेक कार स्टार्ट करते ही उसने आंसू भरी निगाहों से आंटी को देखा और फिर सामने देखने लगी। उसे नॉर्मल रहना था, ये बात लक्ष्मी ने कूट कूट कर उसके दिमाग में सारी रात भरा था। जब विवेक उसे एक आलीशान होटल में ले आया तो रिद्धिमा समझ गई कि आंटी ने सब कुछ सही कहा था। उसने फिर भी पूछा, विवेक तुमने तो कहा था हम कोर्ट जाएंगे, यहाँ क्यों आए। विवेक उसकी गाल को सहलाते हुए शातिर मुस्कुराहट के साथ बोला, जाएंगे जाने मन, इतनी बेचैन क्यों हो, धीरे धीरे सब पता चलेगा, मैं कुछ देर में आता हूँ। विवेक ने उसे बाहर से लॉक करके चला गया और रिद्धिमा अपने मौत की घड़ी गिनती रही। कुछ घंटों बाद वो लौट कर आया, पर वो नशे में धुत था। रिद्धिमा के हाथ पांव सुन्न हो चुके थे, पर उसे अपना होश नहीं खोना था, इसलिए वो बोली, विवेक ऐसे तुम कैसे कोर्ट जाओगे। विवेक हो करके हंस पड़ा और उसके गाल पर चिकोटी काटता हुआ बोला, हम ना
उल्टा नियम करेंगे जाने मन। पहले सुहागरात मनाएंगे, फिर शादी करेंगे। रितमा कांपते स्वर में बोली, विवेक ये गलत है। विवेक उसे अपनी ओर खींचता हुआ बोला, तू मुझसे प्यार करती है ना, तो गलत कुछ नहीं है, चल हम मौज करें। रितमा को उससे घिन आ रही थी। जिस इंसान से उसने प्यार किया था, 2 साल से जानती थी, वो ये विवेक नहीं था। अब उसे समझ आया था कि भेड़ की चमड़ी के अंदर कितने भेड़िए छुपे होते हैं। पर उसे इस भेड़िए के हाथ से बचना था और अपना धीरज नहीं खोना था। तभी विवेक का फ़ोन आया। उसने एक गंदी गाली दी और फ़ोन उठाया, और वो जो बातें कर रहा था सुनकर रितमा के हाथ पाँव सुन्न हो गए। वो कह रहा था, मेरे साथ है, कल आपके हवाले होगी सर। नहीं नहीं, बस एक दिन मुझे भी एंजॉय करने दीजिए। इतने साल की मेहनत है मेरी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी सर। रितमा को लगा वो कहीं जाकर डूब मरे, पर यही एक मौका था जब उसके बचने के कोई आसार थे। उसने लक्ष्मी की बातों को याद किया और ड्रिंक्स में वो पाउडर मिला दिए। विवेक फ़ोन रखता हुआ उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, कल से तुम जन्नत में होगी जाने मन, सिर्फ आज की रात हमारी। फिर उसने ड्रिंक्स उठाई और पूरी बोतल गटक ली। रितमा सहमी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। विवेक एक बोतल उठाया और बोला, थोड़ा पी ले, नशा होगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा। रितमा थरथराते आवाज़ में बोली, मैं नहीं पीती विवेक। विवेक और एक बोतल उठाता हुआ बोला, तेरी मर्जी, मैं तो तेरा काम आसान कर रहा था। कहते हुए उसने उस बोतल को भी गटक लिया और रितमा की तरफ बढ़ने लगा। रितमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और लग रहा था वो बेहोश हो जाएगी। विवेक उसका हाथ पकड़कर खींचा और अचानक खुद ही जमीन पर लुढ़क गया। रितमा समझ गई ये उस दवा का असर था, पर वो वहीं कुछ देर खड़ी रही। फिर अचानक जैसे उसे होश आया और वो वहाँ से भागी। रितमा लक्ष्मी के बहन के घर कुछ दिन छुपी रही। वहाँ से उसने पापा को बहुत बार कॉल की, पर फ़ोन बंद था उनका। लगभग 2 महीने बाद वो वहाँ से निकलकर मुंबई आ गई, और जब अपने घर आई तो पता चला पापा घर बेचकर कहीं चले गए हैं। उसके पास और कहीं जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उस मासी अर्थात लक्ष्मी की बहन के पास लौटने की बात सोची। पर उससे पहले ही वो विवेक के हाथों पकड़ी गई। विवेक ने उसे थप्पड़ मारते हुए रस्सी से जकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और दहाड़ता हुआ बोला, तूने मेरा असली रूप नहीं देखा है लड़की। बहुत प्यार मोहब्बत हो गया तुझसे, तू मुझसे भागने की कोशिश की, तेरी इतनी हिम्मत, अब देखना तेरा क्या हाल करूँगा। पड़ी रहे यहाँ तेरा सौदेबाज आने तक। रिद्धिमा वहाँ उसी तरह बंधी 2 दिन पड़ी रही, और अचानक तीसरे दिन लक्ष्मी उसे वहाँ से निकालते हुए बोली कि उसने रिद्धिमा के रहने की व्यवस्था की है, वो अभी भाग जाए। पता नहीं वो भला इंसान कौन था जिसने उसे अपने साथ ले आया और घर में छुपने को जगह दिया। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद वो बेबसी के स्वर में रिद्धिमा से बोला, बहन, मैंने कुछ संदिग्ध लोगों को आसपास घूमते देखा है। मुझे शक है वे विवेक के लोग हैं, इसलिए मैंने आपके रहने का इंतजाम कहीं और किया है। आज रात आप तैयार रहना। रितमा के पास और कोई चारा नहीं था, पर सच में उस इंसान ने उसे एक सुरक्षित गांव में रखा था। पर रितमा जानती थी उसे कुछ दिनों में यहाँ से भी भागना पड़ेगा, पर कहाँ उसे कुछ नहीं पता। और सच में एक दिन वो घड़ी आ गई जब विवेक के आदमी उसे ढूंढते हुए उस गांव में पहुंच गए। रितमा समझ गई थी कि अब वो बच नहीं सकती, इसलिए उसने कार से टकरा कर अपनी जान देने की कोशिश की थी। पर उसकी किस्मत उसे यहाँ ले आई, अपने पापा के हॉस्पिटल में। पर पापा हैं कहाँ, वो किससे पूछे? नहीं, उसने जिस तरह अपने पापा की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, अब उनके बारे में पूछने का भी हक नहीं है उसे। पर यहाँ से निकलते ही विवेक के आदमी उसे पकड़ लेंगे। वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? विवेक का चेहरा याद आते ही उसका गला सूखने लगा। उसने पानी का गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वहाँ उसे एक पैकेट नजर आया। उसने उसे खोला तो उसमें उसका मंगलसूत्र था और साथ में 2 लाइन लिखा हुआ था, रिद्धिमा, तुम्हारा मंगलसूत्र मुझे मेरी कार में मिला। शायद एक्सीडेंट के बाद तुम्हें यहाँ लाते वक्त गिर गया और टूट गया था। मुझे पता है एक औरत के लिए उसका मंगलसूत्र कितना कीमती होता है, इसलिए मैंने इसे ठीक करवा दिया है। अरमान। रिद्धिमा आंसू भरी निगाहों से मंगलसूत्र पहनते हुए बुदबुदाई, माफ़ करना अरमान, मैंने इस मंगलसूत्र की कीमत नहीं समझी थी, इसलिए आज मेरी ये हालत है, और शायद इसी ने अब तक मेरी रक्षा किया है। पर अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? क्या आप आगे की कहानी सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।